हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड स्थिर वैद्युतिकी का। ठीक है। और चैप्टर नंबर सेकंड में अब तक मेरा जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में बात की थी। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो मैं थोड़ा सा फ्लक्स को एक बार और शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। फ्लक्स क्या था। किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। यानी अब तक मैंने आपसे कहा था कि सिंपली आपको क्या करना है, काउंटिंग ऑफ लाइंस करनी है, वही क्या बनेगा, आपका फ्लक्स बनेगा। तो डेफिनेशन ये थी हमारी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर पृष्ठ आपकी बंद भी हो सकती है, क्लोज, और यहाँ पर ओपन भी हो सकती है, खुली और बंद, दोनों प्रकार के शब्द आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है। मैंने आपसे कहा था अगर आप खुली शब्द लेते हो, जैसे कि इस टाइप से, ठीक है, जैसे मेरा हाथ हो गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये क्या है आपकी ओपन सरफेस, राइट। और अगर आप इस टाइप से कुछ लेते हो, तो ये है आपकी क्लोज सरफेस यानी बंद सरफेस। बंद पृष्ठ ये है आपकी क्लोज सरफेस, और ये है आपकी ओपन सरफेस। ठीक है। ओपन मतलब खुली पृष्ठ और क्लोज मतलब बंद पृष्ठ। ठीक है। अब फिर मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा अगर कोई पृष्ठ खुली है तो खुले पृष्ठ के दोनों ओर एरिया वेक्टर अपन शो हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इस हाथ के इस ओर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर, पीछे की ओर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर, एरिया वेक्टर इस प्रकार से, और इधर पीछे ये आपका एरिया वेक्टर। कहीं भी दोनों जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ओपन सरफेस में दोनों जगह एरिया वेक्टर शो करोगे। ठीक है। कहीं भी वन साइड एरिया वेक्टर आप शो कर सकते हो, चाहे वो फ्रंट में करो चाहे बैक में करो, राइट। लेकिन अगर मैं किसी क्लोज सरफेस की बात करता हूं, तो क्लोज सरफेस में क्या होता है बच्चों, एरिया वेक्टर हमेशा, जैसे अगर मैं किस सरफेस की बात करूं, पहली सरफेस की, तो एरिया वेक्टर हमेशा कहां होगा इसका, अभिलंबवत बाहर की ओर, इस सरफेस में अभिलंबवत बाहर की ओर, ऊपर की सरफेस में अभिलंबवत बाहर की ओर, नीचे की सरफेस में अभिलंबवत बाहर की ओर, ठीक है, पीछे की में पीछे और आगे की में आगे। इस प्रकार से होता है आपका एरिया वेक्टर। इतनी बात हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कर ली थी, राइट।
चलिए उसके बाद यूनिट की जहां तक बात आती है, मात्रक की, तो मात्रक हमने कहा था, मैंने कहा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा जो था एंगल बिटवीन ई व ए के बीच का कोण, ई व ए के बीच का कोण। ठीक है, अब यहां से हम मात्रक की बात करें तो ई का यूनिट जो होगा वो हमारे पास न्यूटन पर कूलम और ये होगा मीटर स्क्वायर। और याद करो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और बताया था, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और ये आपका मीटर स्क्वायर, तो ये बना आपका वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, तो एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट आपका ये हो गया। और फ्लक्स जो है बच्चों उसका एक यूनिट और होता है जिसको हम बोलते हैं वेबर, जिसको आप लोग केवल W और B से शो करते हो, वेबर। वेबर ये आपका साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तीन यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं फ्लक्स के, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर न्यूमरेटर तो करते हैं अपन। यदि किसी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 200 I के 300 J के वोल्ट पर मीटर में सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर मीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यदि किसी विद्युत क्षेत्र E में सदिश क्षेत्रफल इतना है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। फ्लक्स फाई ऑफ E इज इक्वल टू E A। ठीक है, उसके बाद फाई E इज इक्वल टू E की वैल्यू 2 ऑफ I के 300 ऑफ J के, राइट, डॉट A की वैल्यू 5 into 10 to the power minus of 3, राइट, J के। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने 11th में पढ़ रखे हैं। यहाँ पर JKF है तो JKF को IKF से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, JKF को JKF से मल्टीप्लाई से डॉट करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। देखो जरा, I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट के बराबर क्या होता था, 1 होता था। तो J को कैसे करेंगे तो ही वैल्यू मिलेगी, J को I से करेंगे तो 0 मिलेगा, तो 0 प्लस इसको किया आपने
15, ठीक है। और इधर बना आपका जे डॉट ऑफ जे, 5 ऑफ ई बराबर ये बना हमारा 2 जीरो माइनस 3 जीरो, एक पॉइंट लगा दो 1.5, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वोल्ट इनटू मीटर। बात समझ में आई नहीं आपको? इस प्रकार से हम लोग जो है फ्लक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नोट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रश्न हमारे सामने एक और है फ्लक्स के लिए। क्वेश्चन है 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में आपने इस प्रकार रखा है कि फ्रेम का तल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो फ्रेम से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कीजिए। ऐसे प्रश्न कई सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है, आप असाइनमेंट देखना, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहली बार डायग्राम बनाएंगे आप। ये है आपके पास एक आयताकार फ्रेम और ये है आयताकार फ्रेम का तल, ठीक है। इस तल से ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये है आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो हमें तो ये एंगल चाहिए, कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा 5 ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए और 60। ई की वैल्यू कितनी बेटा 20 और ए की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, क्योंकि sin 60 की वैल्यू थी √3/2, राइट। चलो ये कट गया, कितना आया 100 ऑफ और वोल्ट इनटू मीटर। तो इस प्रकार से काफी इजी क्वेश्चन है। हमें केवल यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें एंगल कौन सा लेना है, ए और ई के बीच का एंगल आपको लेना है। क्लियर बात? और आपको यहाँ पर दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहा है, हमें केवल ई और ए के बीच का एंगल लेना है। कई सारे बच्चे जो है डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं, अरे भाई ये तो फ्रेम का तल, ये क्या आपका फ्रेम का तल है, तो फ्रेम के तल के साथ कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें किसका बीच का एंगल चाहिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। 60 आपने निकाला है और सोल्व कर दिया, नोट करें। तो अब तक हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं फ्लक्स के, वो सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं बेटा एक ओपन सरफेस के ऊपर बनाए हुए हैं, खुली पृष्ठ के ऊपर। अगर मैं क्लोज सरफेस लेता हूँ, बंद पृष्ठ लेता हूँ, तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं अपन। मान लीजिए सबसे पहले तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब समझना आप यहाँ पर, क्लोज्ड सरफेस यानी कि बंद पृष्ठ। किसी भी बंद पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा, बाहर की ओर होगा। हम यहाँ पर किसी भी बंद पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं वो हमेशा आउटवर्ड्स होगा और कहाँ होगा बाहर की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझते हैं हम यहाँ पे,
एक्स अक्ष, वाई, और ये हमारे पास जे। ये जो आपका एक क्लोज्ड सरफेस है, यानी बंद पृष्ठ, कहाँ रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, ई वेक्टर जो है यहाँ पर वो है ई नॉट ऑफ आई के, एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब अगर मैं इसकी पहली पृष्ठ की बात करूं, ये पहली पृष्ठ हो गई, मान लो ये इसकी दूसरी पृष्ठ हो गई, ये बैक साइड तीसरी पृष्ठ हो गई, ये चौथी पृष्ठ हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की पांचवी पृष्ठ हो गई, इसको मैं करता हूँ थर्ड वाली पृष्ठ, और ये फ्रंट की पांचवी पृष्ठ, थोड़ा चौथा आपको यहाँ लिखो, 1 2 3। ठीक है, नीचे वाली इसी प्रकार ये 4, ये आपकी 4 और ये ऊपर वाली आपकी 5। ठीक है, 6 फलक यहाँ पर होती है किसी भी क्यूब में, राइट? 2 ऊपर नीचे, बैक और फ्रंट में, और एक अगल और एक बगल, हो गए पूरे 6। अब अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो बेटा इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर आएगा? नॉर्मल। ठीक है, इस पृष्ठ की बात करें तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर है, बाहर की ओर अभिलंब ए वेक्टर। इस पृष्ठ की बात करें आउटवर्ड्स, इस पृष्ठ की बात करें नीचे आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये अगल बगल की, ऊपर नीचे की, और बैक और फ्रंट की। तो बैक में तो बैक जाएगा और फ्रंट में इधर आएगा। तो अब देखते हैं अपन, इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये आपके नाम हो गए। अब आपको निकालना है घन के प्रत्येक फलक से फ्लक्स, और दूसरा आपको निकालना है पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स। तो घन के प्रत्येक फलक से फ्लक्स आप जब निकालोगे तो निकालते हैं सर, फ्लक्स ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू आएगा आपके पास ई वेक्टर और ए वेक्टर। फिर आप लोग कहोगे कि ई जो है इस डायरेक्शन में है आई के, और ए वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ई ए cos 180 डिग्री, तो ये निकल कर आएगा आपका ओनली माइनस का ई है, cos 180 का मान -1 होगा। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं अपन सी डी ई एफ टी। सी डी ई एफ टी, एरिया वेक्टर ऊपर, देखो एरिया वेक्टर ऊपर, और आपका जो ये एरिया वेक्टर ऊपर फ्लक्स, और आपका फील्ड ऐसे कितना एंगल 90 डिग्री। इसी प्रकार नीचे की बात करते हैं, एरिया वेक्टर नीचे, फील्ड कितना 90 डिग्री, आगे कितना बढ़ रहा है सर? ये 90 बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर भी 90 नीचे भी 90। फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में आपका एरिया वेक्टर यूं, फील्ड यूं, आगे 90, सॉरी बैक, और ये फ्रंट की बात करें तो
90, यानी कि ऊपर नीचे पीछे और आगे क्या बन रहा है बेटा आपका 90 ही बन रहा है। तो सी डी ई एफ, तो ये आपका ऊपर का हो गया, एक आपका फ्लक्स बी जी एच, ये बी जी एफ से, ठीक है। थोड़ा इसको सीधा लिख रहा हूं, बी जी एफ सी। उसके बाद ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, पीछे की बात करते हैं अपन यहाँ से, तो बनेगा डी ई एच ए, डी ई ए एच, ठीक है। और इसी प्रकार अपन फिर जब ये नीचे की बात करेंगे तो बी जी एच ए, बी जी एच ए। कुल मिलाकर के आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये कोई मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब का एरिया वेक्टर ऊपर फ्लक्स यू 90, नीचे एरिया वेक्टर यू फ्लक्स यू 90, ये एरिया वेक्टर यू फ्लक्स यू 90, पीछे एरिया वेक्टर यू ऐसे और फ्लक्स यू 90। तो कुल मिलाकर के इधर 180 और इधर 0 बनेगा आपके पास, बाकी सभी फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बेटा 0 होगा। तो देखते हैं बराबर ये निकल में आएगा आपके ई ए कोस ऑफ बराबर 0, ठीक है। एक फ्लक्स बचा ये ई एफ जी एच वाली, ई एफ जी एच वाली, तो यहाँ पर आएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और cos 0 का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, ओनली ये बनेगा। अतः पूरे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 5 ऑफ टोटल, तो 1 2 3 4 तो 0 आ रहा है, ये बच रहा है माइनस का ई और ये बच रहा है प्लस का ई, तो अपन लिखेंगे माइनस का ई प्लस का ई और बाकी के सब 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, अल्टीमेटली हमारे पास 0 आ गया। तो फ्लक्स क्या होगा आपको 0, ठीक है। तो घन के प्रत्येक फ्लक्स से फ्लक्स निकाल दिया और पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स भी आपको हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर बात सब? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे बताऊंगा, मैं बात केवल यही बता रहा हूँ कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, यहाँ पर इसको नोट करो। हो गया, देखो एक और प्रश्न देखो, ठीक है। ये हमारे पास एक बेलन है, राइट। बेलन है तो बेलन का एरिया वेक्टर ऊपर, इस पृष्ठ को बोलेंगे वक्रीय पृष्ठ। बेलन में दो तो वृत्तीय पृष्ठ होती है और एक होती है वक्रीय पृष्ठ, ठीक है। ये भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट ऑफ I के, ये बात। अब अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों, तो देखो ये है मेरे पास वृत्तीय पृष्ठ, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा इस डायरेक्शन में, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ भी अगर मुझे बोले कि पूरे बैलेंस से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, तो पूरे बैलेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको नाम दूं, ये हमारे पास पहली वृत्तीय पृष्ठ, दूसरी वृत्तीय पृष्ठ और तीसरी वक्राकार पृष्ठ, ठीक है। तो पूरे बैलेंस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, पूरे बैलेंस से, तो ये पहली वाली वृत्तीय पृष्ठ के लिए, फिर दूसरी वाली वृत्तीय पृष्ठ के लिए और ये तीसरे वाले वक्रीय पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब पहली वाली वक्रीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ से पूरे बैलेंस का बराबर, यहां से लिखूंगा मैं, देखो ई वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में और ये माइनस ऑफ एक्स में, यानी ई ए कोस ऑफ 180, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमने ई का मान ई नोट नहीं रखा, आपको रख लेना, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ई का मान ई नोट रखना था, डायरेक्टली ई नहीं पुट करना था आपको, ठीक है। चलो प्लस दूसरे के लिए ई ए कोस 0 और इसके लिए ई ए कोस 90, ई ए कोस ऑफ 90, ठीक है। अब यहां से ये बनेगा आपका माइनस का ई नोट ऑफ ए प्लस का ई नोट ऑफ ए और प्लस का 0 और वापस क्या बन गया आपका ये 0। तो फिर से आपने क्या देखा कि बेलन का कुल फ्लक्स क्या है बच्चों, 0 है, जबकि इसमें कोई चार्ज नहीं है अंदर, ये ध्यान रखना आप। इसका मतलब ये हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस या बंद पृष्ठ को रख दिया जाता है जिसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा 0 आता है। इसी बंद पृष्ठ जो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ जो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तथा पृष्ठ में कोई आवेश पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। यानी कि अभी आप लोगों ने एग्जांपल भी देखे, ठीक है। इसके पहले हमने प्रूव किया, ये हमारा एक सिलेंडर बैलर, दोनों ही एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, लेकिन दोनों के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो दोनों से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या निकला, 0। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये है आपकी वृत्तीय पृष्ठ, ये भी, और ये है आपकी पूरी वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ, ठीक है। नोट करें इसको, ये इंपॉर्टेंट लगा है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा,
अब यदि मैं एक बंद पृष्ठ को असमान विद्युत क्षेत्र में रखूं तो क्या गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा? देखते हैं फॉर एग्जांपल। एक्स जेड और ये हमारा ठीक है। उसके बाद इसकी साइड कितनी है? ए, और यहां से ओरिजिन पॉइंट एक्स बराबर ए, ठीक है। वही बात। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा आपका ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट एक्स ऑफ आई के, ई नॉट एक्स ऑफ आई के। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका पूरे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अंतर अब ये आ चुका है कि आपके पास ये जो विद्युत क्षेत्र है वो समान नहीं, वो असमान है, असमान विद्युत क्षेत्र। और असमान पता कैसे लगा? क्योंकि यहाँ पर x आ गया, और x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब हमारे पास a बाई b c d e f g h, ठीक है। यदि मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो टोटल फ्लक्स आपके पास आता है फ्लक्स ऑफ ABCD, फ्लक्स ऑफ सामने वाला EFGH, EFGH। उसके बाद बैक वाला तो ABEH, ABEH। फ्रंट वाला तो CDGH, CDGH। ऊपर वाला तो BCEH, सॉरी BCEF, BCEF। और ऐसे नीचे वाला तो ADGH, ठीक है। फ्लक्स ADGH, राइट। चलिए, ये मैंने कौन सा लिया है यहाँ पर? एक तो आपका इधर वाला हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। ABEH जो है आपका ABEH, ये आपका होगा बैक वाला, जस्ट फ्रंट वाला CDGH। हाँ ठीक है, सही, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ABCD में ये एरिया वेक्टर ये रहा, इधर एरिया वेक्टर ऊपर, इधर एरिया वेक्टर नीचे, इधर एरिया वेक्टर ये रहा, और बैक वाले का बैक में और फ्रंट वाले का फ्रंट में। cos 180 प्लस 0
नहीं, इसका बनेगा आपका ई एफ जी एच का ई ए cos 0, बाकी सबका 0 0 0 और ये 0। ठीक है, अब e की वैल्यू कितनी है बच्चों? ई नॉट ऑफ x। ठीक है, और ये आपका एरिया cos x का मान क्या होगा? -1 प्लस e की वैल्यू कितनी है? ई नॉट ऑफ x, एरिया का एरिया cos 0 डिग्री का मान 1, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए आप इधर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ई नॉट ऑफ एक्स। तो देखो ये है आपके पास ए बी सी डी, ये वाला फ्रंट वाला फ्लक्स। अब फ्रंट वाले फ्लक्स की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? x बराबर a। ठीक है, और अगर मैं लास्ट वाले फ्लक्स की बात करूंगा तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? x बराबर a, तो ये, और यहाँ से a साइड ये, तो टोटल कितना बना बच्चों? 2a बना। टोटल डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है आपकी 2a। तो यहां से ई नॉट ऑफ ए, ठीक है, एरिया कितना आपका? ए स्क्वायर, एक फलक का, इस एक फलक का, एक फलक किसका काम कर रही है? स्क्वायर का काम कर रही है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर माइनस का माइनस, ठीक है। उसके बाद प्लस ई नॉट, एक्स की जगह 2a और एरिया बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से 5 ऑफ टोटल आया हमारे पास, 5 ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 2a ई नॉट ए स्क्वायर में से ई नॉट ए स्क्वायर गया तो कितना बचा? ओनली ई नॉट ए क्यूब। चलो इसको पहले ऐसा लिखो, ई नॉट और ये आपका ए स्क्वायर। तो अब ये बना हमारे पास कितना बेटा? ई नॉट ऑफ ए क्यूब। बात समझ में ही नहीं है आपको? तो देखा आपने, अगर मेरे पास असमान विद्युत क्षेत्र है तो फ्लक्स 0 नहीं है। अगर ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता तो फ्लक्स 0 आ जाता। ये x की वैल्यू प्रूव करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा आपको। देखो ये फ्रंट वाला सरफेस, यहाँ x बराबर a डिस्टेंस, इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ से x बराबर a तो यहाँ तक और a यहाँ तक, टोटल बना आपका 2a। सोल्व कर लिया आपने, 2a में से a की गया तो बचा आपको ई नॉट a और ये a स्क्वायर का a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया ई नॉट ऑफ a क्यूब। क्लियर बात सभी को? तो ये था भैया आपका फ्लक्स। कब? जब आपने एक असमान विद्युत क्षेत्र में एक क्यूब को रखा हुआ है तो पूरे घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स। नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गॉस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी लेक्चर्स आएंगे सेकंड चैप्टर में वो पूरे के पूरे गॉस के नियम पर बेस होंगे। तो आपको अच्छे से गॉस का नियम समझना है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझना है, राइट। तो डालिएगा हेडिंग गॉस का नियम। गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट सुनवाओ। गॉस प्रमेय के अनुसार, ये गॉस के कथन के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स
बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, जिसको बोलते हैं अपन बाउंड किया हुआ, बाउंडेड, परिबद्ध आवेश का परिबद्ध आवेश 1/ε0 का ठीक है। गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गाउस का प्रमेय पहले तो हम लोग किसके लिए लगाएंगे, हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लगाएंगे, कभी भी ओपन सरफेस के लिए ये काम नहीं करेगा। किसके लिए काम करेगा गाउस का प्रमेय, बंद पृष्ठ के क्लोज सरफेस के लिए। दूसरी बात, बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, परिबद्ध आवेश बंद पृष्ठ के भीतर, बाहर नहीं, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के सरफेस पर भी आवेश नहीं चलेगा, बंद पृष्ठ के बाहर भी आवेश नहीं चलेगा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना जरूरी है। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का गुणनफल ε0 गुना होता है। इसको अगर मैं गणितीय रूप में लिख दूं, गणितीय रूप में, तो फाई ऑफ ई आपका आता है बच्चों यहां से Q/ε0, जहां Q क्या है आपका परिबद्ध आवेश, या बोलोगे मैं परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है। अब हम जो जानते हैं, या क्या जानते हैं आप लोग, फाई ऑफ ई बराबर होता है Q बाई या फाई ऑफ ई बराबर होता है Q/ε0। अभी देखा आपने गॉस के लॉ से, और ये बराबर किसको होता है बच्चों, E वेक्टर डॉट ऑफ dA वेक्टर। अब सर ये कहानी क्या है, पहले तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर ये है इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि समान बदल का चिन्ह होता है ये, ठीक है। और ये जो गोला मैंने लगाया है, दो गोले का मतलब क्या है, यहाँ पर बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ। जब भी कभी हम लोग बंद पृष्ठ की बात करेंगे, ऐसे अपन समान बदल का साइन लगा के वहां पर गोला लगा देंगे, तो बनेगा आपका बंद पृष्ठ। अब ये चीज क्या है, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, पहले आप लोग इतना नोट करिए। तो कुल मिलाकर के गाउस का लॉ ये बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो होता है 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ऑफ ई बराबर Q/ε0, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा कोसमोस से, और ये हमने पहले पढ़ा फ्लक्स में, इसीलिए टोटल बना आपके पास ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी है। मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, आप नोट करें। चलिए इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, यदि किसी बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसमें कोई आवेश ना हो, तो फ्लक्स क्या आता है, 0। और यदि किसी बंद पृष्ठ को असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो फिर उससे गुजरने वाला फ्लक्स आप लोग कैसे याद करते हो, तो जरा देखो यहाँ पे, यदि किसी बंद पृष्ठ को असमान विद्युत क्षेत्र में
रख दिया जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ से ना, ठीक है ना, ओपन से नहीं क्लोज से, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटकर उनसे संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करके उनके मानों को जोड़कर कुल फ्लक्स ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, बंद पृष्ठ के लिए बोला लगा दो, दिस इज क्लोज सरफेस, दिस इज फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। और यहाँ रखो आप ई वेक्टर डॉट ऑफ, इस बार रखो आप डी ए वेक्टर। ये डी ए क्या है यहाँ पर, अल्पांश सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है और मुझे इस सरफेस, ये सरफेस जो है एक क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है, सॉरी असमान में, कहाँ रखी हुई है बच्चों, ये असमान विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। तो मुझे अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके छोटे छोटे अल्पांश लूंगा, टुकड़े। जैसे मैंने एक एरिया वेक्टर यहाँ ले लिया, एक एरिया वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया, एक एरिया वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया, एक एरिया वेक्टर यहाँ ले लिया। अब इस एरिया वेक्टर का हमेशा क्या होता है, क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड्स, यानी कि बंद पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर की ओर बनेगा ऐसे 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 ऐसे। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको अपन देखेंगे, एंगल क्या बन रहा है, 0, 90, 180 जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने क्या किया, पूरा एरिया तो इसका ए था, आपने अल्पांश लिया तो डी ए वेक्टर, अल्पांश लिया आपने डी ए वेक्टर, अल्पांश लिया आपने डी ए वेक्टर, अल्पांश लिया आपने डी ए वेक्टर। समझ रहे बात को आप? तो एरिया तो पूरा था इस क्लोज सरफेस का ए, लेकिन आपने क्या किया, छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया। तो छोटे छोटे अल्पांशों का एरिया वेक्टर कितना बनेगा, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, इसलिए कितना आया यहाँ पर डी ए वेक्टर। समाकलन का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना, ये कर रहा ना, जोड़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो समाकलन साइन अपन कब लगाते हैं, जब अपन जोड़ते हैं, राइट। तभी फॉर एग्जांपल समझते हैं, पहला इतना नोट करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हम लोग जो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे थे, ई वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर, ये तब एप्लीकेबल होगा जब विद्युत क्षेत्र क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, यानी कि नियत, ठीक है। और फाई ऑफ ई क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, ये तब लगाएंगे जब हमारे पास
ये जो ई वेक्टर है वो नियत नहीं, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? तो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं उन सब में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा? यूनिफॉर्म था। यह केवल लास्ट वाले क्वेश्चन में जहां E बराबर E नॉट x ऑफ I के था वहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक नॉन यूनिफॉर्म था, असमान था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो इधर, चूंकि गाउस का जो नियम है वो एक लॉ है और लॉ जो होता है उसे हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं। लॉ अपने आप में लॉ है, उसे आप प्रूफ नहीं करोगे आप, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ तो उसका नहीं दे सकता कि ये ऐसा क्यों हुआ, यानी फाइ ऑफ E बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ, ये प्रूफ तो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी जड़ तक जा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर ये है हमारा बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, ठीक है, ये सेंटर है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स टोटल पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो मुझे निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले छोटे छोटे अल्पांश काटेंगे। जैसे मैंने एक अल्पांश यहाँ काट लिया, एक अल्पांश मैंने ये काट लिया, एक अल्पांश अपन ने ये ले लिया, एक अल्पांश ये ले लिया, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इन अल्पांशों पर, एरिया वेक्टर ये दिए वेक्टर, ठीक है। अब प्लस क्यू की वजह से अगर मुझे इस बिंदु पर इंटेंसिटी निकालनी है तो अगर मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E वेक्टर q बाई r स्क्वायर। सिमिलर वे में यहाँ बात करें अपन तो आपका ये एरिया वेक्टर और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन q बाई r स्क्वायर, रेडियस सब जगह सेम आएगी, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम dA वेक्टर, ये आपका E वेक्टर, और यहाँ बात करें तो एरिया वेक्टर ये रहा dA वेक्टर, और ये है आपका E वेक्टर। किसी भी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq बाई r स्क्वायर होती कि नहीं होती? बिल्कुल सर होती है। अच्छी बात। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बंद पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया। तो आप देखते हैं मैंने यहाँ पर, चूंकि पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं और अल्पांशों से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांशों से गुजरने वाला अलग अलग फ्लक्स
अलग अलग फ्लक्स ज्ञात कर उन्हें जोड़ देते हैं। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं और उन अल्पांशों से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करके उन्हें टोटली हम जोड़ देते हैं। तो देखते हैं पहले इस वाले अल्पांश की बात करता हूं मैं। तो फ्लक्स ऑफ टोटल, ठीक है, अगर मैंने अल्पांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करी तो यहाँ लिखूंगा मैं 1, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर प्लस तीसरे सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर और चौथे सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक अल्पांश में क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस के बदले कौन सा बल लगता है। अच्छा, एक बार कोई सोच रहा हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों आया, अरे यार प्लस क्यू आवेश है सेंटर पे, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर धन परिक्षण आवेश रखा जाता है, तो धन परिक्षण आवेश को तो पॉजिटिव पॉजिटिव में कहां पर लगेगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फाइव ऑफ टोटल, ठीक है, यहां से हमने बोला ई ए cos 0 कितना है बच्चों, ई ए cos 0। अच्छा, एक काम करो, चूंकि ई वेक्टर ए वेक्टर ये होता है आपका ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, सभी में वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी ना, इसलिए यहां से ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर ये बनेगा हमारा, देखो ई ए cos 0 का मान 1, यानी कि ओनली बनेगा आपका ये डी ए। ठीक है, यहां तक आप नोट करिए, सभी की वैल्यू किसके बराबर आएगी सर, ई ऑफ डी के बराबर आएगी, यहां तक नोट करिए आप। वो बच्चों नोट, तो यहां पे आपने देखा कि आपने 4 और 5 लिए हैं, किसी ने 5 लिए हो, किसी ने 6 लिए हो, किसी ने 7 लिए हो, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सबका अलग अलग अल्पांशों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं और उस सबको अपन टोटली जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन सब का टोटल किसके बराबर होगा, ईडीए के बराबर होगा। ठीक है, तो रफ करता हूं इसको मैं आगे। चलिए, इसलिए 5 ऑफ टोटल आपको मिलता है E ऑफ डी ए। फाइव ऑफ टोटल। अच्छा, ई भी क्या है यहाँ पर, हर एक अल्पांश में ई जो है वो क्या है, केंद्र पर रखे आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या है बच्चों, कांस्टेंट आ रही है, ऊपर जाओ तो कांस्टेंट, नीचे हो तो कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट है, ई की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन क्या करते हैं, समाकलन से बाहर निकाल देते हैं, ये बनेगा आपका dA। और dA क्या है यहाँ पर, एक अल्पांश का अल्पांश सदिश क्षेत्रफल, ये है आपका अल्पांश सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका, टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा।
5 ऑफ टोटल वेर DA बराबर A, राइट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने पर कुछ और भी देखेंगे। और क्या देखेंगे बताते हैं जरा आपको। आइए यहाँ पे टोटल जरा ए की वैल्यू बोलना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अच्छी बात है। एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। लिखा आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कोई गॉस के प्रमेय की कोई उत्पत्ति नहीं है। कोई बोले कि हाँ इस लोगों को प्रूफ कीजिए तो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस लोगों को प्रूफ नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर है कि हम लोग आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये आता कैसे, क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चों। चलो ये बराबर किसके होता है, चलो मैं नीचे लिखता हूँ, या 5 ऑफ E इज इक्वल टू क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है क्रॉस सरफेस ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ DA वेक्टर। हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में जब गॉस की बात करते हैं तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलो बच्चों अब बहुत मजेदार बात, काम की बात, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं रख कर दे रहा हूं। चलिए यहां देखिए आप लोग जब यहां पर नजरें घुमाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग पाओगे कि यहां पर विद्युत क्षेत्र आ रहा है ना, और यहां पर आपका फ्लक्स आ रहा है। अब इन दोनों बातों को मैं कुछ अलग वे में समझता हूं। कैसे, इधर देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, इसमें कोई Q1 चार्ज रखा हुआ है और बाहर कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अंदर Q1 है बाहर Q2 है। तो बच्चों यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो तो अंदर और बाहर सभी आवेशों की वजह से आता है। ये बहुत सुंदर बात है, यहाँ सुंदर बोले तो इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, सुंदर बात, सुंदर बात। अरे क्या बात कर रहे हो, सुंदर बात नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है सर। विद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ पर केवल और केवल Q1 के कारण नहीं। आप लोग ये मत समझना कि सर ये बंद पृष्ठ के अंदर है तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जो है बाहर जो है पूरे आवेशों की वजह से आएगा। तो फिर सर फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? मैंने कहा फ्लक्स केवल आएगा अंदर उपस्थित आवेशों के कारण। समझना मेरी बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर और बाहर जितने भी आवेश हैं, मान लो अंदर कोई बाहर कोई Q3 है, अंदर कोई मान लो Q4 है, तो सभी आवेशों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सभी आवेशों के कारण। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सभी आवेशों के कारण। और ये जो फ्लक्स है आपका, ये केवल बंद पृष्ठ में कितने आवेश हैं उनकी वजह से फ्लक्स। तो ये थोड़ा सा एक अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात थी। कई सारे बच्चे समझते हैं कि हाँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी केवल बंद पृष्ठ में रखे आवेशों की वजह से नहीं गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी आवेशों की वजह से, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। अभी इन बातों को मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा दूंगा, तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया, नोट कर लीजिए वापस से आपको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है।
और आगे बढ़ के लिखते हैं अपन, एक स्टार पॉइंट डालेंगे, स्टार पॉइंट में डालेंगे अपन गाउस गाउस के प्रमेय, गाउस के प्रमेय से संबंधित कुछ तथ्य, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, ये तो क्या है बेवकूफ बनाने लेंगे, तथ्य क्या होता है, तथ्य है, ठीक। चल पहला तथ्य बोलते हैं, गाउस प्रमेय में विद्युत क्षेत्र सभी, विद्युत क्षेत्र बोले तो ई वेक्टर, सभी आवेशों के लिए होता है, चाहे वो पर्दे में रहे या पर्दे के बाहर रहे, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर रहे, बंद पृष्ठ के बाहर रहे, चाहे वो बंद पृष्ठ के अंदर हो या बाहर। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? जबकि फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ के भीतर, ठीक है, जबकि फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के कारण होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है, गाउस प्रमेय व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जैसा कि आपने गुलाम के नियम में पढ़ा था। गुलाम के नियम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि गुलाम का नियम जो होता है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और गाउस का प्रमेय क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तेरे बात समझ में आपको? चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, और नेक्स्ट टर्म पे करेंगे और भी कई सारी खूबसूरत बातें हमारे इस गाउस के नियम से संबंधित, और करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। बस आप लोग डेली टू डेली मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे मैसेज भेजते रहिए, राइट। मिलते हैं बच्चों पर नेक्स्ट टर्म पे। अलविदा।